सबसे पहला सवाल तो दीपांशु जी आपसे है। आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र का मॉडल आप जरा दर्शकों के सामने रखें और समझाएं कि हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्या अब हमें पैनिक में आने की जरूरत है या समझदारी के साथ अगले कुछ महीनों तक चलने की जरूरत है? भाई, किस घर की आवश्यकता में दूध नहीं है, वो दूध 2 रुपए महंगा हो गया। सीएनजी की गाड़ियां अभी भी सड़कों पर, अभी हमने मुंबई की बात की, महाराष्ट्र की बात की, लेकिन उससे बाकी राज्यों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा अगर यही स्थिति रही। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा 2 या 3 पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फोसिस होगा मीनाक्षी जी। जो आज के इस समय में आप स्थिति देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 2-3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की, तो उस पे प्राइस पे इम्पैक्ट कैसे आता है एसेंशियल्स पे, जिसे आप बता रही थी और समझा रही थी। उस पे इम्पैक्ट आने से जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है एसेंशियल प्राइस कमोडिटीज का, वो बढ़ता है। अभी तक की अगर हम पिछले 3 से 4 महीने की स्थिति देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में रहा है, वॉर के एक्सपेंशन से प्राइस पे इम्पैक्ट एसेंशियल कमोडिटीज पे उतना नहीं आया है अभी तक। उसका रीजन ये था कि चाहे हम उसको एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से देखें या इकोनॉमिक रीजन की वजह से देखें, फ्यूल प्राइसेस वर नॉट इंक्रीज्ड, लार्जली बिकॉज कि असेंबली इलेक्शंस का टाइम था और उस समय हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उनको भी यूटिलाइज करना चाह रहा था। मगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो रुपी की वैल्यू है और जिस वो तरीके गिर से रही रुपी है। की वैल्यू गिर रही है, उससे जो भी आप फॉरेन कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको खरीदेंगे, वो आपको ज्यादातर महंगी पड़ेंगी और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत क्विकली डिसिपिटेट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसे कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। मैं इस चीज पे, इनफैक्ट मैंने इस चीज पे थोड़ा रिफ्लेक्शन लिखा भी था और बताया भी था कि पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। इंडिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा रिजर्व बैलेंस है। बट ये बात सही है कि अगले 6 से 12 महीने इकोनॉमी के लिए जरूर कठिनाई के समय से जाएंगे। उसका मैं आपको 2 तरीके से रीजन बताता हूँ। वन, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो आम आदमी है, हम्म। उस पे इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली आएगा। प्राइसेस के तौर पे तो जरूर आएगा, जो कि चाहे ऑयल प्राइसेस के थ्रू हो, फर्टिलाइजर इंपोर्ट होने के, राइज इन प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर से किसानों को जो एक फूड सिक्योरिटी में इश्यूज आएंगे, उसमें आपको इम्पैक्ट आएगा। बट सप्लाई साइड शॉक्स को अगर हम हटा दें, हम्म। डिमांड साइड पे भी इकोनॉमी की स्थिति इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। एंड इस विषय पे हम, जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी है, काफी चीज पे रिफ्लेक्ट भी किया है कि जी। डिमांड साइड स्लो डाउन हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में पिछले कुछ वर्षों से। हम्म। तो जो टॉप 10% कंज्यूमर्स हैं, टॉप 10% इनकम कंज्यूमर्स हैं, उनका तो आप अगर देखें, उनकी डिमांड पे तो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है। हम लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू काफी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। मगर लो मिडिल इनकम ग्रुप्स पे उसका इम्पैक्ट ज्यादातर आएगा, प्राइसेस में भी, डिमांड साइड शॉक्स में भी। जी। और इसमें गवर्नमेंट एक ही चीज कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो एसेंशियल प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, उनको फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू थोड़ा कंट्रोल रखे, हम्म। क्रेडिट का एक्सेस बढ़ाए, डिमांड इससे थोड़ा जो सा और हम क्रेडिट की डिटेल है में सब। आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जी। जो प्रोफेसर जजाति, हमारे सामने एकदम सामने संकट दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी बाधित है। अभी मैंने डिटेल रखी सामने कि जो पिछले वर्ष का पूरा मुनाफा ऑयल कंपनीज ने कमाया है, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सारा गंवा दिया है और अब नुकसान की जितनी भरपाई है अभी तक पेट्रोलियम कंपनीज कर रही थी, लेकिन कब तक कर पाएगी? तो पहला ही सवाल मन में आता है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं? मीनाक्षी जी देखिए, अभी जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ है और उसमें मुझे लगता है पेट्रोल और डीजल और गैस का प्राइस बढ़ेगा। और ये 6 से 12 मंथ्स, जैसे हमारा को पैनलिस्ट दीपांशु जी बता रहे थे, नेक्स्ट टू 6 and 10 मंथ्स हमारा एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और रहा सवाल आपका जो सप्लाई चेन का है, ये सिर्फ आप देखिए ऑयल एंड गैस का सप्लाई चेन नहीं है, आप इसको होलिस्टिकली देखिए। आप
आप ऐसे ही जैसे अगर सब देखेंगे कि ऑयल एंड सप्लाई चेन का उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, टूरिज्म के ऊपर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर सप्लाई चेन इसका एग्रीकल्चर के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा जो कॉमन मैन एंड फार्मर्स के लिए। इसके बाद में देखिए हीलियम, हीलियम वहीं से भी इंपोर्ट होता है 35%। उसका देखिए आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस बोथ जो है आपका ऑफेंसिव डिफेंस और डिफेंसिव मिसाइल से जितने भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में देखिए जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन से, जैसे ब्लड प्रेशर का मैं बता रहा हूं, और आपका जो डायबिटिक्स का है जो मेटफॉर्मिन है, और इसके बाद जो एंटीबायोटिक्स है सिप्रोफ्लोक्सासिन ओफ्लोक्सासिन जितने भी हो गया है, उसमें देखिए कुछ 10% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है, इस सेक्टर के भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद आप देखिए जो पॉलीथीन और जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज जितने भी है वो मिथेनॉल हो गया, ये सब यूज होता है। तो ये सप्लाई चेन जो है आपका डिसरप्शन होने का आशंका है, और ये 6 to 12 मंथ्स तक ये कंटिन्यू करेगा, अभी हॉल होने का नहीं है चांस। और सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कदम लिया है, अभी क्या किया है ना, 15% हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा है किसके ऊपर, आपका गोल्ड और सिल्वर का आयात के ऊपर, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करना है, रुपये को स्टेबलाइज करना है। इसके बाद में एनकरेज करना है प्रोडक्टिव यूज ऑफ सेविंग्स, क्योंकि लोग ताकि बॉन्ड शेयर एंड दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो गवर्नमेंट ये सब मेजर्स भी ले रहे, इसके साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स भी ले रहा है कि जो जरूरत है, आप जैसे बता रहे थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर कम करना है, फॉरेन ट्रिप्स भी कम करना है, ये सारे गवर्नमेंटल मेजर्स भी लाना है। क्योंकि अगर हम कुछ भी ये प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे, मेरे ख्याल से हम ये सिचुएशन नहीं के नहीं, साथ मुझे सर एक बात बताएं, क्योंकि अभी एक तस्वीर मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ। अंशु जी थोड़ा सा आप इंतजार और करें, मैं आ रही हूँ आपके पास। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उन्होंने अपने गाड़ियों के काफिले की बहुत गाड़ियों को कम कर दिया है, और उसका असर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसका महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा समेत कई मुख्यमंत्रियों ने भी उस अपील का अनुसरण किया, अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या में कटौती कर दी, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, इसके लिए सभी राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स आगे आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीर आ रही है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया, कोई बाइक पे चलता हुआ दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने ईवी गाड़ी का इस्तेमाल किया और 3 गाड़ियों के साथ ही अपने आवास से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। सम्राट चौधरी भी बिहार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी बात करें, काफिले में कटौती की गई है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ये जो वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है, जो हम पाकिस्तान में आज से 3 महीने से सुन रहे हैं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, जब से ये वैश्विक परिस्थिति शुरू हुई, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जितने आप छोटे देशों की भी बात करें, वहां पर तो बहुत समय से ये किया जा रहा है। लेकिन अब जब भारत इस तरीके का फैसला लेता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? अब कोई अगर मुझसे ये पूछे कि मैं हफ्ते में 4 दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूं, 3 दिन अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूं, तो क्या इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि कारण क्या है ना, अगर आप ऑल्टरनेटिव या कुछ प्रिंसिपल अपनाएंगे, 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डेफिनेटली हमारा देखिए जो पेट्रोलियम और डीजल है इसका काफी हद तक यूज कम हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव है, लेकिन साथ साथ ये देखिए ऑलवेज हमको डिफरेंट डायमेंशंस में देखना है, क्योंकि जैसे फॉरेन ट्रिप्स होता है, फॉरेन विजिट्स होता है, इसके बाद में आपका जो गवर्नमेंट मशीनरीज का बात बता रहे, एंटायर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, तो आपको हर सेक्टर्स में एक्चुअली ये मेजर्स लाना पड़ेगा। सिर्फ 4 डेज 3 डेज नहीं करने में होगा, आपको डिफरेंट सेक्टर्स में लेना पड़ेगा। देन ओनली आप ऐसे पोजीशन में रहेंगे ताकि हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस पे दीपांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीपांशु जी कहें। नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिग्नलिंग से आगे बढ़ते हुए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कैवलकेज में रिडक्शन में क्या उसका इफेक्ट है, उसको छोड़ के आम आदमी पे और लो इनकम ग्रुप्स पे इसका असर क्या पड़ रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने मेंशन किया, और देशों में ये जो कटौती है या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत पहले से इम्पोज होना शुरू हो गए थे, बिकॉज जब एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई, मैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटकर हटा भी दें तो फर्टिलाइजर
एलपीजी और सप्लाई चेन के रिस्ट्रिक्शन से जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट है, ऑलरेडी उस एंटिसिपेशन में काफी मेजर्स लिए गए थे। हमारे यहाँ मेजर्स वो नहीं लिए गए क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस थे। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलस है, उस पर ज्यादा हमें सोच विचार करने की शायद जरूरत नहीं है। मगर मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ग्रोथ सिस्टम सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेजिलियंस पे नहीं डेवलप्ड है। रोज रोज जो लो इनकम ग्रुप्स में माइग्रेशन वर्कर आता है, ट्रैवल करता है, उस पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे होगा वो हमें समझने की जरूरत है। विच इज कि जनरली जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं वो मैं कोई भी सर शॉक आपसे बहुत